नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में मैं निर्मेश कुमार आपको गाइड करूंगा कि एमपीपीसीएस यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है क्या, कितने चरणों में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, किस प्रकार का उसका पैटर्न रहता है और हमारा उसका कट ऑफ पिछले वर्षों में कितना गया है, किन विषयों से कितने सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर देने होते हैं, उसका हमारा पैटर्न क्या होता है और अंत में जो स्टूडेंट हमारा मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू में अपीयर होना होता है। तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप में से वो सभी अभ्यर्थी जो पहली बार इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं 2024 या 25 में, तो कैसे अपने पहले प्रयास को अपने अंतिम प्रयास में बदलें, यानी कि पहले प्रयास में ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी मनचाही प्रशासनिक सेवा की पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकें, इसके बारे में मैं निर्मेश कुमार आज आपको गाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे इस एग्जाम के पैटर्न पर। तो दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो ये परीक्षा हमारे 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जहां पर पहला चरण हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरा चरण हमारा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, और वहीं पर जो अभ्यर्थी हमारे मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उनको हमारे साक्षात्कार यानी कि तीसरे और अंतिम चरण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब अगर हम यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इस एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हमारा सामान्य अध्ययन जिसको हम लोग जनरल स्टडीज भी कहते हैं, जहां पर हमारे एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कहते हैं, उसके 100 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक सवाल के सही उत्तर देने के लिए आपको यहां पर 200 अंक अधिकतम आधारित है। यानी कि अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो 100 प्रश्न 2 मार्क्स के यानी कि प्रत्येक सही सवाल के लिए 2 अंक मिलते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। वहीं पर दूसरा पेपर है हमारा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जहां पर हमारा जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, उसका परीक्षण किया जाता है, जो कि हमारे 100 सवाल यहां पर भी होते हैं और इसमें भी जो अधिकतम अंक निर्धारित है वो हमारे 200 होते हैं। यहां पर इस परीक्षा में हमारी जो अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है वो 2 घंटे की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में याद रखनी है कि आपका सिलेक्शन अगले चरण यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए तभी होगा जब आप जनरल स्टडीज में यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर करेंगे। यानी कि हमारा पूरा सिलेक्शन पेपर 1 के कट ऑफ के आधार पर निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य अभिरुचि का जो पेपर है यानी कि पेपर 2 जिसे हम सीसैट भी बोल सकते हैं, ये पेपर हमारा क्वालिफाइंग है। यानी कि यहां पर आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने की जगह मात्र 40% अंक को प्राप्त करना है। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बात कहूं तो यहां पर अगर आप 200 में 80 मार्क्स ले आते हैं तो आपका ये पेपर क्या है, क्वालिफाई हो जाएगा और आप पेपर 1 के अगर कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि प्रत्येक सवाल के गलत उत्तर देने पर आपका कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, नकारात्मक मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आप यहां पर क्या है, सभी 100 के 100 प्रश्नों को यहां पर एग्जाम में सॉल्व करने पर फोकस करोगे, यानी कि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो अभ्यर्थी हमारे यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको हमारा मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप की होती है।
यानी कि यहां पर एग्जामिनर स्टूडेंट के फैक्चुअल नॉलेज की जगह हमारी क्या है, हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज यानी कि टॉपिक की डेप्थ कितनी उसने पढ़ी है, उस विषय को वो कितने अच्छे से समझा है, उस मुद्दे को वो कितने अच्छे से जान पा रहा है, उसका परीक्षण करता है। यहां पर कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन 1 जो कि 300 मार्क्स का, 3 घंटे अधिकतम समय सीमा निर्धारित। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 2 3 घंटे का, अधिकतम सीमा 3 घंटे निर्धारित। जीएस पेपर 3 सामान्य अध्ययन 3 घंटे का, ये भी इसमें भी हमारे क्या है 300 अंक है। वहीं पर जो जीएस पेपर 4 है यहां पर समय तो हमारा 3 घंटा है, लेकिन अधिकतम अंक यहां पर 200 निर्धारित है। वहीं पर सामान्य हिंदी 200 मार्क्स का 3 घंटे का, और निबंध का पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे अधिकतम समय सीमा निर्धारित है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन हमारा 1400 मार्क्स का होता है, जिसके आधार पर हमारी मेरिट हमारी बनती है और स्टूडेंट को अगले चरण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी कि आपको यहां पर अपनी जो नॉलेज है आपको यहां पर उसको पूरा अप्लाई करना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स ही हमारे क्या है फाइनल सिलेक्शन में आपके पद के चयन को निर्धारित करेंगे। यानी कि किस पद के लिए आप चुने जा रहे हैं वो इसी मुख्य परीक्षा के 1400 मार्क्स और हमारे साक्षात्कार जो कि 175 मार्क्स का होता है, इसके आधार पर चयनित होता है। तो याद रखिएगा, मेंस प्लस इंटरव्यू हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट को क्या है निर्धारित करता है, और इसी 1575 के आधार पर क्या है आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिलती है। अब हमने पैटर्न को समझ लिया, एग्जाम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में हो रहा है, किसमें कितने पेपर हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो सब तो अब हम जान गए। लेकिन सर हम इस एग्जाम को निकाले क्या, कैसे, क्या किताबें पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स को पहले पढ़ें कि मेंस की साथ में तैयारी करें, नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, रिवीजन करें कि ना करें, ये तमाम सवाल अब आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके इन सवालों पर विराम लगाते हैं और इनके उत्तर को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इस एग्जाम में हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो किन विषयों पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है जिसके सवाल हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा है हिस्ट्री, जहां पर अगर आप देखो तो हमारा प्राचीन इतिहास, एंशिएंट, मिडीवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और हमारा मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो देश के और मध्य प्रदेश के इतिहास के हमारे यहां पर प्रश्न होते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति के सवाल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या मध्य प्रदेश की जो कलाएं हैं, अलग अलग फोक डांस है, अलग अलग जो हमारी संस्कृतियां हैं, उसके जुड़े हुए सवाल यहां पर रहते हैं। वहीं पर हमारी बेसिक साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक साइंस के जो सवाल हैं क्लास 12 तक के, वो यहां पर हमारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां पर इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भूगोल की बात करें तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सवाल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के हमारे करंट अफेयर्स के मुद्दे या करंट के जो इवेंट्स हैं, जैसे आईसीसी का विश्व कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, या अन्य कोई भी वैश्विक घटनाएं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, उस पर हमें नजर रखनी है। और इसके साथ साथ हमारे भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश स्पेशल और एमपी का बजट लेटेस्ट। तो इन विषयों पर अगर हम अपना कमांड और अपनी तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस में हमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर इन सब्जेक्ट्स को कवर कैसे किया जाए और किस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। तो दोस्तों अगर हम पिछले कुछ वर्षों में ध्यान दें तो मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसमें हर एक सब्जेक्ट के
हमारे कुछ पेपरों में जो सवाल है उसके वेटेज को हम यहां पर देख सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं थोड़ा यहां पर स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको ये स्लाइड अच्छे से नजर आए, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए। तो अगर हम एक चीज ध्यान दें तो 2019, 20, 21 और 22 में पिछले 4 वर्षों के पेपर को देखें तो यहां पर एमपी जीके का बोलबाला है, यानी कि यहां पर अधिकांश सवाल मध्य प्रदेश जीके से पूछे जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में लगभग 30 से 35% हमारा क्या है, वेटेज रखते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर हम ध्यान दें तो करंट अफेयर्स है, जहां पर लगभग पिछले कुछ वर्षों में 10 से 15 सवाल के बीच में सवाल पूछे गए हैं। फिर हमारा इतिहास के सवाल। तो अगर हम यहां पर पिछले पेपरों का विश्लेषण करें तो हम यहां पर जो रणनीति बनाएंगे उसमें एमपीजी के, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, भूगोल जैसे शब्दों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि पढ़ाते वक्त हमें क्या है, इन विषयों पर प्राथमिकता देनी है कि इसके सवाल ज्यादा आ रहे हैं पिछले वर्षों में, तो इन्हें हम पहले और अच्छे से कवर करें ताकि हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप पेपर में जो सवाल ज्यादा वेटेज रख रहे हैं या जिस सेक्शन से ज्यादा सवाल आ रहे हैं सेक्शन से, उसको अगर आप पहले कवर करेंगे तो उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और परीक्षा के दौरान एक सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि कई बार छात्रों के साथ ऐसा होता है कि कई बार आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट छूट जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि अरे अभी तो मैंने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने साइंस पढ़ा नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप अपने टाइम टेबल में या रणनीति में इनको प्राथमिकता देंगे और पहले इन विषयों को अच्छे से कवर करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, आप एक सकारात्मक मानसिकता के साथ तैयारी करेंगे और यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से आप एक स्मार्ट अप्रोच को अपना पाएंगे। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो पिछले वर्षों में हमारा जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा हायर साइड है। यहां पर अगर आप देख सकते हैं हमारा जनरल कैटेगरी में 2020 का कट ऑफ 140, महिलाओं में 138 और अलग अलग वर्गों का हमारा कट ऑफ यहां पर दिया गया है। वहीं पर इस साल की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमारा जो कट ऑफ था लगभग 162 के आसपास गया था। ठीक है, तो आपको यहां पर अपनी अप्रोच रखनी है कि यहां पर आप 162 के आसपास यानी कि लगभग 80 से 82 प्रश्न को सही करने पर फोकस करें और 100 के 100 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के आप यहां पर 80-85 क्वेश्चन को सही कर पाओगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। और इसीलिए एमपीपीसीएस के एग्जाम में हमारा जो कट ऑफ है वो थोड़ा क्या है, हायर साइड होता है, यानी कि थोड़ा अधिक रहता है अन्य परीक्षाओं की तुलना में। अब हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए उसको जानने से पहले आइए थोड़ा पुस्तकों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि सर हम बुक्स कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, इस पर पहले बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस एग्जाम में हमारा क्या है, हमारा फैक्ट्स के साथ साथ हमारे टॉपिक की डेप्थ नॉलेज भी टेस्ट की जाती है। यानी कि किसी स्टूडेंट को तथ्यों के साथ साथ उस टॉपिक का या उस कॉन्सेप्ट का कितनी गहराई से पता है। तो हमें अपने नॉलेज के फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक हम कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी कवर नहीं करेंगे तब तक किसी भी टॉपिक की हमारी क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको यहां पर क्या है, सभी सब्जेक्ट की क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज को पहले कवर करना है, जिससे कि यहां पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो पाए। अब अगर हम यहां पर बात करें तो भूगोल में आप एनसीईआरटी, विज्ञान में आप एनसीईआरटी, इकोनॉमी में एनसीईआरटी, हिस्ट्री में एनसीईआरटी और एनवायरनमेंट में एनसीईआरटी जैसी बुक्स को आप कवर कर सकते हैं। और इन बुक्स को कवर करने के साथ साथ आप हर एक सब्जेक्ट की एक एडवांस बुक या एक रेफरेंस बुक को फॉलो करिए, क्योंकि जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद जब आप उस टॉपिक का एडवांस नॉलेज को गेन करेंगे तो वहां पर आपको उस मुद्दे को या उस विषय को समझने में
जरा से भी चुनौती या कठिनाई नहीं होगी और आप एडवांस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन या महेश कुमार बर्नेवाल की बुक ले सकते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक अपने आप में सफिशिएंट है, तो यहाँ पे ना तो आपको एनसीईआरटी या और कोई बुक को फॉलो करना है। साइंस में लूसेंट अपने आप में सफिशिएंट है। इकोनॉमी में संजीव वर्मा, एसएन लाल या फिर रमेश सिंह की पुस्तक अच्छी है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा की, सतीश चंद्रा की या विपिन चंद्रा की है वो इंपॉर्टेंट है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप परीक्षा वाणी की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब बुक हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको क्या है यहाँ पर फॉलो करना है। और इसकी इमेजेस भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माजिद हुसैन का जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है, अगर आप लेने जाएं तो ये सभी बुक्स क्या है, बाइलिंगुअल हैं, यानी कि ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वहीं पर अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। साइंस में लूसेंट सफिशिएंट है। इकोनॉमी में रमेश सिंह का जो लेटेस्ट एडिशन है 2022-23 का है, आप अभी जब तैयारी करेंगे 2024 की तो आप 2023-24 का संस्करण ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारा लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में परीक्षा वाणी की बुक, तो ये सब बुक्स को आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली हमारी अवेलेबल है। और जिसकी भाषा आपको समझ में आए या जिस भी ऑथर के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो, उसको आप यहाँ पर क्या है बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को विकसित कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तैयारी शुरू कैसे की जाए। आप में से काफी स्टूडेंट को लगता होगा कि सर पहले तो हम प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि पहले हम प्रीलिम्स निकाल लें फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये जो अप्रोच है आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास मेंस की तैयारी के लिए समय नहीं होगा, और समय ना रहने की वजह से आप ना उत्तर लेखन कर पाएंगे और ना ही आपकी क्या है थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाएगा। तो इसीलिए चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर आपका साक्षात्कार हो, तीनों की तैयारी एक साथ और एक समय पर की जाती है। जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके तथ्यों को प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट डाउन कर लीजिए। वहीं पर कोई कॉन्सेप्ट या कोई एक्सेप्शनल थ्योरी दी गई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस का प्रावधान है। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, क्या कंडीशन है, क्या उसकी वैधता होती है अगर संसद हमारे या संसद के दोनों हमारे सदन कार्य नहीं कर रहे हैं या एक सदन हमारा क्या है स्थगित है, तो ऐसे में हम ऑर्डिनेंस को अगर पारित करते हैं तो कितने दिनों तक ये वैलिड रहता है ये पता होना चाहिए। कब कब हमारा ऑर्डिनेंस को लाया गया है, तो ये सब चीजें अगर आप एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ तैयारी कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेबस को जानना। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, जिससे आपको ये अंदाजा लगे कि आयोग के द्वारा किस प्रकार के सवालों को स्टूडेंट्स के सामने पुटअप किया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट्स को चुनौती आती है। तो एक बार अगर आपको अंदाजा होगा कि एग्जामिनर का हमारा लैंग्वेज कैसी है, तो आपको क्या है पढ़ते वक्त ये अंदाजा हो सकता है कि अच्छा इस टॉपिक से इस प्रकार का सवाल हमारा एग्जामिनर हमसे पुटअप कर सकता है प्रीलिम्स में, या मेंस में इस प्रकार का सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर सबसे पहले आपका क्या है कमांड होना चाहिए। आपको हर एक टॉपिक पता होने चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारा किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, या किसका सवाल पिछले 2-3 सालों में लगातार या निरंतर पूछा जा रहा है, उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आप यहां पर अपने उत्तर लेखन के साथ साथ अपने नोट्स को अपडेट करिए, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे या प्रीलिम्स एग्जाम भी देने जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, तो
तो आपके पास समय का अभाव होगा, क्योंकि एक ही दिन एक ही समय में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर हर एक सब्जेक्ट के आपने हैंड रिटन नोट्स अपनी भाषा में बनाए हैं, तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले या 2 दिन या 1 दिन पहले आप उनको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में जो भी सवाल बनेंगे तो वो आपको क्या है, रिकॉल इजिली हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बुक से पढ़ते हैं और अलग अलग बुकों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिटेंशन पावर नहीं हो पाता और परीक्षा में आते हुए टॉपिक्स के सवाल एंड टाइम पे याद नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और एक ही किताब को कई बार पढ़िए, जिससे कि क्या है, आपकी एक अच्छी थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाए। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, उससे आपको क्या है, उस टॉपिक की समझ होगी और ये आपको इंटरव्यू में मदद भी करेगा कि इंटरव्यू में एग्जामिनर ने किसी भी मुद्दे पे आपसे चर्चा कर ली या आपसे कोई सवाल पूछ लिया, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो आप वहां पर हर एक सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर्स को फॉलो करिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहां पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर जो अभ्यर्थी हिंदी भाषी है या हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले हैं, तो वो दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता जैसे अखबारों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी वेबसाइट्स जैसे पीआईबी और अन्य वैश्विक संगठनों की, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों की वेबसाइट को आप फॉलो करिए। वहां पर जो भी रिपोर्ट्स या आंकड़े आ रहे हैं उसको याद कर लीजिए, ताकि मुख्य परीक्षा में कहीं पर उदाहरण देना हो तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा, फैक्ट्स अवेलेबल हो, जिसका इस्तेमाल आप अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी स्मार्ट रणनीति है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो बेसिक से चीजों पे फोकस करिए, शॉर्टकट पर तैयारी मत करिए। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो अपने लिए निशुल्क काउंसलिंग के लिए हमारे काउंसलर के नंबर 9650052904 पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।